डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध की कंप्लीट रीडिंग करेंगे। हम इसकी फास्ट रीडिंग करेंगे संपूर्ण बुक की, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। ये विषय सूची है अपनी, जिसमें कि भाषा व्याकरण लिपि का परिचय क्रम संख्या 1 से परिशिष्ट तक 21 चैप्टर हैं इसके, 210 पेजेस हैं। चलिए सबसे पहले अध्याय से शुरू करते हैं। भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है, और वह माध्यम है भाषा। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्यों से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर भावना, विचार, संदेश, सूचना आदि अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भावों एवं विचार व्यक्त करते हैं तथा विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएं हैं। भारत अनेक भाषाभाषी देश हैं तथा अनेक बोली और भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा यानी राजकार्य की भाषा है। भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक व दूसरा लिखित। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में ली जाती है। लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में ली जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्यों के व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक से नहीं रहती, अभी तो इसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं एवं संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास पूरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है, परंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहारिक आधार पर आकर समाहित हो गए हैं। भाषा स्थायी नहीं होती, इसमें भाषा दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती रहती है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। भाषा के भेद। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। दो भेद होते हैं भाषा के, एक मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मूलतः जन सामान्य के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इसे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है, जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र चीनी लिपियों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। भाषा और बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। यानी एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। कहा गया है कि कोस कोस पे पानी बदले, 5 कोस पे वाणी।
हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम चाल बोल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती और जिसका व्याकरण नहीं होता, वे शब्दकोश भी नहीं होता। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, इसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है, जाने लगता है, तो वह भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। हिंदी की बोलियाँ। हिंदी केवल खड़ी बोली मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि उसमें अन्य बोलियां भी समाहित है, जिसमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार है: पूर्वी हिंदी, इसमें अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी शामिल है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू जिसे हरियाणवी कहते हैं, बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल है। बिहार की प्रमुख बोलियां मगही, मैथिली तथा भोजपुरी हैं। राजस्थान की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हड़ौती बोलियां शामिल हैं। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढानी तथा बागड़ी को भी राजस्थान की अलग बोलियां मानते हैं। पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। इन बोलियों के बनी हिंदी की भाषा विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। यानी 14 सितंबर को अपन हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा का शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित कर इनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, गोवा, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी तथा उर्दू की फारसी लिपि है। उर्दू की लिपि फारसी है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप स्वर अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मात्राएं एक की कोई मात्रा नहीं होती। आ की और आ से लेकर औ तक मात्राएं होती है। अनुस्वार अंग होता है, जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, हंस। अनुनासिक जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे हंसना, धुआं, चांद। और विसर्ग अह कहलाते हैं, जैसे अधः, पतन, दुख, मना, स्थिति। व्यंजन इसमें क, ख, ग, य, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ठ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ग, स्त्र। हल्का चिन्ह होता है, जैसे प्रहलाद, भट्टा, प्रहन। कृत स्वर आ का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज। ये अंग्रेजी भाषा से गृहीत स्वर आ है और उर्दू से ख, ख, ग, ज, फ। फारसी से गृहीत ध्वनियाँ जैसे गरीब, गजल, फन, कोम, खत। अपने याद रखने योग्य। हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक एवं लिखित। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं।
भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियाँ हिंदी की 18 से 22 बोलियाँ 5 भाषाओं विभाषाओं में विभाजित की गई है, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी बिहारी और पहाड़ी। भाषा को शुद्ध लिखने में बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहता है। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध लिखने में बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ये नियमबद्ध होता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये अभ्यास प्रश्न है, इसे हम बाद में देखेंगे। अब आते हैं अध्याय 2 पे, वर्ण विचार एवं अक्षरी खंड। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हों वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है पीला। पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाएं तो वो होंगे पी प्लस ला। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाए तो होंगे प धन ई तथा ल धन आ। अब यदि प ई ल आ के भी हम टुकड़े करना चाहें तो ये संभव नहीं है, अतः ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं तथा शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन स्वर चिन्हों वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण या स्वर की सहायता के बोले जा सकते हैं, वे वर्ण कहलाते हैं। ये 11 हैं, जैसे अ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी है जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के ही किया जा सकता है। अ ई उ मूल स्वर हैं, ये हर्स्व हैं क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण र प्लस ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण री, र और ई होता है। स्वर के भेद, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 7 है आ ई उ ए ऐ ओ औ। और हर्ष स्वर वे होते हैं जिन स्वर्णों को उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, हर्ष स्वर कहलाते हैं। 3 अ ई उ री को भी ले लेते हैं। अंग्रेजी के आ का भी स्वर रूप में प्रयोग हिंदी में होने लगता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से स्वर रहित होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव या उच्चारण स्थान से बाधित होकर निकलती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वे किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होगा। जैसे पे का उच्चारण करने पर प अ की सहायता से उच्चारित होगा। हल चिन्ह व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचय होता है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है, उसके अर्धरूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे अपराह्न, पाठ्य, विद्या, पट्टा आदि। हिंदी व्यंजन निम्नानुसार है। क ख ग य क य च छ ज ज य ट ठ ड ड ड ण त थ द ध न प फ ब ब म य र ल व श श स ह। स्वर युक्त व्यंजन और उनका वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग। सबसे पहले के वर्ग देखते हैं। संपूर्ण के वर्ग और इसमें आते हैं अपने वर्ण आते हैं अ क ख ग घ तथा विसर्ग है। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है तो नाम ध्वनि कंठे कहलाती है। चे वर्ग ई च छ ज ज ये श, ये तालु से बोले जाते हैं तो तल भी कहलाते हैं। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण ढ ढ री श र।
ये मूर्धा से बोले जाते हैं और मूर्धन्य कहलाते हैं। यानी अपनी जीवा जो है वो मसूड़ों को स्पर्श करती है। त वर्ग त थ द ध ध न ल से, इसमें अपनी जीवा होती है अपने दांतों को स्पर्श कर लेती है, इसलिए जो उच्चारण स्थान दांत है तन नाम ध्वनि दंते है। प वर्ग प फ ब फ म उ ये ओष्ठ कहलाते हैं उच्चारण स्थान का, और ओष्ठ्य नाम इनका। ए कंठ में तालु से निकलती है ध्वनि, इसलिए ये नाम कंठ तालव्य हुए। वह दांत ओष्ठ दोनों से तो दंतोष्ठ ओ औ कंठ व ओष्ठ। वे जो है वो दांत ओष्ठ होता है, दंतोष्ठ कहलाते हैं। ओ औ कंठ व ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है, कंठोष्ठ कहलाता है। नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन ण ण ण न म उच्चारण नासिका के साथ क्रम से कंठ तालु मुद्दा दांत ओष्ठ के स्पर्श होता है, अतः नासिक व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व ऊष्म व्यंजन श श श है। इन वर्णों को उच्चारण उच्चारण स्थान उसके साथ प्रश्वास वायु छोड़ने वाली सांस से घर्षण होता है। हमारे जीभ से का उच्चारण करने समय तालु से श का उच्चारण करते समय मुद्दा से तथा स का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है। संयुक्त अक्षर श द्र गे तथा श्र संयुक्त व्यंजन है। इनका विस्तार तो अक्षरिक खंड निम्न प्रकार है। इनका विस्तार इस प्रकार से है। क श क्ष त र प्लस अ त्र ज ज य ग विज्ञान श प्लस धन र धन अ श्र। हिंदी में गे का उच्चारण गे होता है, इसलिए इसका विस्तार ग धन य गे की तरह भी अब होने लगा है। अभ्यास प्रश्न होंगे इसके। अब अध्याय 3 शब्द विचार के। शब्द विचार। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो वे शब्द कहलाते हैं। यानी ध्वनि समूह की कोई ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता है शब्द कहलाता है। परिभाषा, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि शब्द, सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। हिंदी भाषा अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी। वहीं इससे अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की है। साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों के अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना भी पूरी उदारता एवं तत्परता से की गई है। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है बल्कि विविधतापूर्ण भी हो गई है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल हैं। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित उपभेदों में बांटा गया है। तत्सम, तत् धन सम अर्थात उसके समान, उसके किसके, संस्कृत के समान। किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे अटालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र आदि। तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की शुद्ध अनुसार प्रयुक्त होने लगा उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे अटालिका को अटारी कहने लग गए, उष्ट्र को ऊंट कहने लगे, कर्ण को कान, चंद्र को चांद, अग्नि को आग, आम्र को आम, गर्दभ को गदा, क्षेत्र को खेत आदि। तत्सम तद्भव शब्दों की सूची। तत्सम अकार्य, तद्भव अकाज, अगम्य, अगम, आश्चर्य, अचरज, अक्षत, अछत, अटालिका, अटारी।
अज्ञानी अनजाना, अंधकार अंधेरा, अमावस्या अमावस, अक्षर आखर, अमूल्य अमोल। आम्रचूर्ण अमचूर, अंगूठा अंगुष्ठ अंगूठा, अष्टादश 18, अर्ध आधा, अश्रु आंसू, अग्नि आग, अन्न अनाज, अमृत अमीय, आम्र आम, अर्पण अर्पण, आखेट अहेर, अगणित अनगिनत, आश्विन आसोच, आलस्य आलस, आशीष आशीष, आश्रय आसरा, उज्ज्वल उज्ज्वला, उच्च ऊंचा, उष्ट ऊंट, एकत्र इकट्ठा, कृपाश कपाश, इक्षु ईख, उलूक उल्लू, एला इलायची, अंचल आंचल, कटु कड़वा, कपाट किवाड़, कंटक कांटा, काष्ठ काठ, काक कौवा या कौवा, किरण किरण, कुकुर कुत्ता, कुपुत्र कपूत, कौन कोना, कृषक किसान, गर्दभ गधा, कर्म काम, कदली केला, कर्पूर कपूर, कपोत कबूतर, कार्य काज, कार्तिक कार्तिक, काश का तद्भव खांसी, कुंभकार का तद्भव कुम्हार, कुष्ठ का कोड, कोकिल का कोयल, कृष्ण का किसन कान, कंकण का कंगन, कच्छप कछुआ, क्लेश कलेश, कज्जल काजल, कर्ण कान, कर्तरी कर्तनी, गर्त गड्ढा, स्तंभ खंबा, क्षत्रिय खत्री, खटवा खाट, खीर खीर का तत्सम क्षीर, क्षेत्र का खेत, ग्रंथि का तद्भव गांठ, गायक का गवैया, ग्रामीण का गंवार, गोस्वामी गुसाई, ग्रह घर, गोमय गोबर, गौर गोरा, गौ गाय, गुहा गुफा, ग्राम गांव, गंभीर गहरा, गोपालक ग्वाला। गोधूम गेहूं यानी संस्कृत का गोधूम और तद्भव हिंदी का गेहूं। ग्रीष्म गर्मी, घट घड़ा, घट्टिका, घड़ी घोटक घोड़ा, घृतक घी, गहन घना, चर्म चाम, चंद्र चांद, चतुष्कोण चौकोर, चतुर्दश 14, चित्रकार चितेरा, चैत्र चैत, छत्र छाता, चर्मकार चमार, चवाण चबाना, चंद्रिका चांदनी, चतुर्थ चौथा, चतुष्पद चौपाया, चंचु चौंच, चतुर्विंश 24, चोर चौर चोर, चित्रक चित्ता, चुंबन चूमना, चक्र चक्कर, छाया छां, छिद्र छेद, जन जन्म, ज्योति ज्योत, जिह्वा जीव, जंघा जांग, ज्येष्ठ जेठ, जमाता जमाई जमाई, जीर्ण झीना, झरण झरना, जीर्ण जीना। तप्त तपन, तीक्ष्ण तीखा, तेल तेल, तपस्वी तपसी, ताम्र तांबा, तीर्थ तीर्थ, तुंद तोंद, त्वरित तुरंत, तृण तिनका, दधी दही, दंत दांत, दीपशलाका का तद्भव दियसलाई, दीप का दिया, दीपावली का तद्भव दिवाली, दुर्बल का दुबला, द्विपट का दुपट्टा, द्वितीय दूजा, दुर्वा दूब, दुग्ध का दूध, दुख दुख, दक्षिण दाहिना, देव दई देव, धर्म का धर्म, धरित्री का धरती, धूम का धुआं, धरतूर का धतूरा, धैर्य का धीरज, धन श्रेष्ठी का धन्ना शेठ, धान्य का धान, नग्न का नंगा, नक्षत्र का नखत, नव्य नया, नापित नाई, नृत्य नाच, नकुल नेवला, नव न्यो या नया। आगे है नयन का तद्भव, नयन, निम्ब का नीम, निद्रा नींद, नासिका नाक, निम्बुक नींबू, निष्ठुर निठुर, पक्ष पंख, पथ पंथ, पक्षी पंछी, पद्म पदम, पट्टिका पाटे या पट्टी, पर्यंक पलंग, परीक्षा परख, प्रपट पापड़, पवन पौन, पत्र पत्ता, पाश फंदा, पाद पैर, पाषाण पहन, पुच्छ पूंछ, पुष्कर पोखर, पिपासा प्यास, पीत पीला, पुत्र पूत, पुष्प बहु, पंक्ति पंगत, प्रहर पहर, पानीय पानी, पूर्ण पूरा, पंचम पांचवा, पूर्व पूरब, प्रिय प्रिय, प्रस्तर पत्थर, पितृ पितर, प्रकट प्रगट, पृष्ठ
तत्सम का तद्भव हुआ पीठ, पौत्र का पोता, प्रतिछाया परछाई, फाल्गुन फागुन, परशु फरसा, बधिर बहरा, बलिवर्द बेल, बंध्या बांझ, बरकर बकरा, बालुका बालू, बुभुक्षु भूका, वंशी बांसुरी, विकार विगाड़, भक्त भगत, भल्लुक भालू, भागिनी भांजा, भिक्षा भीख, भद्र भला, भगिनी बहिनी, भाद्रपद भादो, भ्रमर भोरा, भातृ भाई, वाष्प भाव, मशाक मच्छर, मत्स्य मछली, मल मैल, मक्षिका मक्खी, मस्तक माता, मयूर मोर, मध्य मद, निश्चय मानुष, मातृ माता, मास महीना माह, मातुल मामा, नित्र मीत। तत्सम मुक्ता का मोती, मुख का मुंह, मेघ में, मृत्यु मोत, शमशान मशान, यति जति, जजमान यजमान का जजमान, यमुना जमुना, यम जम, यश जस, जोगी जोगी, युवा जवान, यंत्र मंत्र जंतर मंत्र, यशोदा यशोदा, रज्जू रस्सी, राजपुत्र राजपूत, रक्षा राखी, यज्ञोपवीत, जनेऊ यूथ, जत्था, राशि राश, रित रीता, रोदन रोना, रात्रि रात, रागी रानी, लक्ष्मण लखन, लज्जा लाज, लवंग लौंग, लेपन लीपना, लोहकार लोहार, लक्षण लक्षण, लक्ष लाख, लवण लोन लोन, लक्ष्मी लिच्छमी, लोह लोहा, लोमशा लोमड़ी। तत्सम वणिक का तद्भव का बनिया, वत्स बछड़ा या बच्चा, वट बड़, वर यात्रा बरात, वचन बचन, वाणी बैन, विवाह ब्याह, वर्षा बरखा, वक बगुला, वानर बंदर, विष्टा बीट, विद्युत बिजली, वृद्ध बूढ़ा, व्याघ्र बाघ, सैया सेज, शाप शराब, शीतल शीतल, शुष्क सूखा, शर्करा शक्कर, सत्य सो, साग साग, शिक्षा सीख, शुक सुआ, सुंड सूंड, श्यामल श्यामला, श्वास सांस, श्रृंगार का सिंगार, श्रृंग सिंह, ज्येष्ठी का श्रेष्ठी का सेठ, सरोवर का सरवर, श्रृगाल का शियार। तत्सम श्रावण का सावन, षोडश का 16, सप्तशती सतसई, संध्या का सांझ, सपत्नी सोत, सर्प शाम, सषण सरसों, सत्य सच, सूत्र सूत, सूर्य सूरज, स्वर्णकार सुनार, साक्षी साक्षी, स्वप्न सपना, स्थल थल, स्थान थान, स्नेह नेह, स्पर्श परस, हरित हरा, हस्तिनी हथनी, हठ हाट, हरिद्रा हल्दी, हंडी हांडी, हस्त हाथ, हरिणी हिरण या हिरन, हास्य अंशी, हीरक हीरा, होलिका होली, हिंदोलना हिंडोला, हृदय ये, क्षण छिन्न, छति छति, छीन छीन, छा क्षार छात, नेत्र खेत, त्रयोदश तहरे। देशज शब्द किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज कहलाते हैं। समय परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए गए हैं उन्हें देशज कहते हैं, जैसे परात, काश, ढोर, खचाखच, पटापट, मुक्का आदि। देशज शब्दों के भेद इस प्रकार हैं। अपनी गढ़ से बने शब्द अपने अंतर्मन में उमड़ रही भावनाओं यथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति अति आवेश में कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है और यही ध्वनियाँ बार बार प्रयोग में आती हैं तो एक बड़ा जन समुदाय उनका प्रयोग करने लगता है। धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में होने लगता है, जैसे उधम, अंगोछा, खर खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा, खटपट आदि। द्रविड़ भाषा से देश सब अनल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा आदि। कोल, संताल आदि से शब्द कपास, कुड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि। विदेशी शब्द राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं।
अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं: अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोट, कार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, ऑडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि। अरबी भाषा के शब्द: अक्ल, अदालत, आजाद, इंतजार, इनाम, इलाज, इस्तीफा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फकीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुकुम, हिम्मत आदि। फारसी के शब्द: अखबार, अमरूद, आवारा, आराम, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि। पुर्तगाली भाषा से शब्द: अचार, अगस्त, आलपीन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कारमीन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन आदि। तुर्की भाषा से आका, उर्दू, काबू, कैंची, कुर्की, कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीवी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, राय आदि। फ्रांसीसी से शब्द: अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, मार्शल, मेयर, मीनू, रेस्तरां, सूप आदि। चीनी से चाय, लीची, लोकार्ड, तूफान आदि। डच से तुरूप, चिड़िया, ड्रिल आदि। जर्मनी से नात्सी, नाजीवाद, किंडरगार्टन आदि। तिब्बत से लामा, डांडी। रूस से रूसी, जार, सोवियत, क्रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना आदि। यूनान से एकेडमिक, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल आदि। संकर शब्द: हिंदी में वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं संकर शब्द कहलाते। जैसे वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का है, गांठ हिंदी का है। उद्योगपति, उद्योग प्लस पति। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी का है, यात्री संस्कृत का है। टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का। नेक, नियत, जांच करता, बेढंगा, बेआब आदि। सजा प्राप्त, सजा फारसी का है, प्राप्त हिंदी का है। उड़न तस्तरी, बेकायदा, बम वर्षा। रचना के आधार पर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशेष में प्रचलित हो गए, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया ज्ञात नहीं होती, इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीमक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि। योगी शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं, जिसे हम योगी शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या, धन, आलय। प्रेम सागर, प्रेम धन सागर। प्रतिदिन, प्रति धन दिन। दूध वाला, दूध धन वाला। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। महर्षि, महापुरुष, ऋषि। योग शब्द वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक अध्ययन शब्दों के लिए होता है किंतु वे आपस में मिलकर किसी विशेष का प्रयोग करते हैं और रूढ़ हो जाते हैं। इस शब्द को योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीत, पीला, अंबर। वस्त्र के लिए बना है किंतु अपने मूल अर्थ में इस शब्द का अर्थ विष्णु रूढ़ है। इसी प्रकार दशानन, गजानन, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, षडन आदि शब्द योग रूढ़ है। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग अथवा परिवर्तन के आधार पर हिंदी
इसमें शब्दों के दो भेद बताया जाता है। विकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग वचन पुरुष काल काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया शब्द आता है, जिनका विस्तृत विवरण अलग अध्याय में दिया जाएगा। अविकारी शब्द या अव्यय शब्द वे शब्द जिनका लिंग वचन पुरुष कारक एवं काल के अनुसार पुरुष कारक एवं काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द कहता है इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसलिए उन्हें अव्यय शब्द कहता है। अव्यय शब्दों में क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक दर्शन आदि बोधक शब्द आते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न में भेद किए जाते हैं। एकार्थ शब्द जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थ शब्द कहते हैं, जैसे दिन धूप लड़का पहाड़ नदी आदि। अनेकार्थ शब्द जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक होता है उन्हें एकार्थ शब्द इनका प्रयोग अलग अर्थ में प्रसंग न किया, जैसे अज अमृत कर सारंग हरि आदि। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है किंतु किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं, जैसे अमृत पीयूष सुधा अमीय सोम आदि। अमृत के समान अतः ये शब्द अमृत के पर्यायवाची है। विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे रात दिन माता पिता आदि। समुच्चरित शब्द या युग्म शब्द ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतः भिन्न होता है उन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द तथा युग्म शब्द कहते हैं। जैसे आदि 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 का अर्थ प्रारंभ है किंतु आदि का अर्थ आदत होना है अर्थात इस प्रकार उच्चारण से प्रतीत होते हुए भी भिन्न है। शब्द समूह के लिए एक शब्द जब किसी वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अथवा एक शब्द से उस वाक्यांश का अर्थ नहीं तो उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं, जैसे जहाँ जाना संभव न हो अगम्य जो अपनी बात से न टले अटल। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द जो पत्र रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं और अर्थ की दृष्टि से बहुत समय होते हैं किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है तथा अलग संदर्भ में ही प्रयोग संभव है। जैसे अस्त्र फेंक कर वार किए जाने वाला हथियार, जैसे तीर भाला आदि। शस्त्र जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, जैसे तलवार लाठी चाकू आदि। समूहवाची शब्द ये शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं तो सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर लकड़ी या पुस्तकों का समूह, गुच्छा चाबियों या अंगूर का समूह, गिरोह माफिया या चोर डाकुओं का समूह, रेवड़ भेड़ बकरी या पशुओं का समूह। इसी प्रकार झुंड टुकड़ी पंक्ति माला आदि शब्द हैं। ध्वन्यार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर जो उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इनको निम्नलिखित उपभेदों में बांट सकते हैं। पशुओं की बोलियां दहाड़ना शेर, भौंकना कुत्ता, हिनहनाना घोड़ा, चिंगाड़ना हाथी, मिमियाना बकरी, रंभाना गाय, फुफाना सांप, टर्राना मेंढक, गुर्राना चीता, म्याऊं बिल्ली। पक्षियों की बोली चहचहाना चिड़िया, प्यूं प्यूं पपीहा, कांव कांव कौवा, गुटरगू कबूतर, कुड़कू मुर्गा, कुहुकना कोयल आदि। जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ कड़कना बिजली, खटखटाना दरवाजा, छुक छुक रेलगाड़ी, गरजना बादल, खनखनाना सिक्के आदि। तो ये अध्याय अपना कंप्लीट हुआ है। अब अध्याय 4 आता है शब्द विचार। शब्द विचार शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध के अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई रूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन दृष्टि से शब्दों के दो भेद बताए गए हैं, विकारी शब्द अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा सर्वनाम क्रिया एवं विशेषण आते हैं।
कार्य शब्द में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषयादि बोधक शब्द आते हैं। बात करते हैं हम सर्वप्रथम विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया की। संज्ञा साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार चारों क्रम से व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है, अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। परिभाषा: किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। जातिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूलों, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। भाववाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों, वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना: शिशु से शैशव, शिशुता, विद्वान से विद्वता, मित्र से मित्रता, पशु से पशुता, पुरुष से पुरुषत्व, सती से सतीत्व, लड़का से लड़कपन, गुरु से गौरव, बच्चा से बचपन, सज्जन से सज्जनता, आदमी से आदमियत, इंसान से इंसानियत, दानव से दानवता, बुढ़ा से बुढ़ापा, बंधु से बंधुत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, ईश्वर से ऐश्वर्य। चोर से चोरी, ठग से ठगी। सर्वनाम से मम से ममता, ममत्व, सब से स्वत्व, आप से आपा, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व, अपना से अपनापन या अपनत्व। विशेषण से कठोर से कठोरता, विद्वा से विद्धव्य, चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा ऊंचाई, नम्र नम्रता, बुरा बुराई, मोटा मोटापा, स्वस्थ स्वास्थ्य, मीठा मिठास, सरल सरलता, सूर शूरता, चतुर चतुराई, सहायक सहायता, आलस्य आलस्य, गर्म गर्मी, निपुण निपुणता, बहुत वीर वीरता, न्यून न्यूनता आदि। आवश्यक आवश्यकता, हरा हरियाली, पतित पतन, छोटा छुटपन, दुष्ट दुष्टता, काला कलिपा कालेपन, निर्बल निर्बलता। क्रिया से सुनना सुनवाई, गिरना गिरावट, चलना चाल, कमाना कमाई, बैठना बैठक, पहचानना पहचान, खेलना खेल, जीना जीवन, लिखना लिखावट, पढ़ना पढ़ाई, जमना जमाव, पूजना पूजा, हंसना हंसी, गूंजना गूंज, जलना जलन, भूलना भूल, गाना गान, उड़ना उड़ान, हारना हार, थकना थकावट, पीना पान, बिकना बिक्री। अवयव से दूर से दूरी, अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना। ऊपर से ऊपरी,
धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, निकट से निकटता, नीचे नीचाई, समीप सामीप्य। सर्वनाम भाषा में सुंदरता, संक्षिप्त व पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के नाम पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके समझ दिएगा जाए सीता शाला नहीं क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य अधिक सरल सुंदर बन जाएगा। परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम के भेद सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं, हम पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष हैं। तुम, आप मध्यम पुरुष है, अन्य वे अन्य पुरुष है। जो, सो, उसका, कौन, किसको, स्वयं, स्वतः। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला, लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष जिससे संबंधित करके कुछ कहा जाए, उस जिससे बात की जाए उसके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तुम, आप लोग, आप सब। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। वे लोग, ये, आप। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम निकटस्थ या दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग 2 है। निकट की वस्तुओं के लिए ये, दूर की वस्तुओं के लिए वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है। संबंधवाचक सर्वनाम 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो सोएगा सुख होएगा, जिसकी लाठी उसकी बहन, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, आज तुम्हें क्या चाहिए। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं। यथा आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपने पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप अपने घर कब जा रहे हैं। इन वाक्यों में अपनी व अपने सब निजवाचक सर्वनाम है। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। धातु किसी प्रक्रिया पदों का मूल रूप ही धातु है। धातु में ना जोड़ने से क्रिया हिंदी की क्रियापद बनते हैं। जैसे धनना, पढ़ना, उठ, धनना, उठना आदि। परिभाषा जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रणयार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक भी 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक, द्विकर्मक। काल के आधार पर भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया शब्द का फल जिस पर पड़ रहा है वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख 2 भेद हैं। सकर्मक क्रिया से अदास सहित, अतः सकर्मक अर्थ है कर्म के साथ। परिभाषा जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वे सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है या सीता गिटार बजा रही है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है तो उत्तर होगा चित्र कर्म, तथा गीता क्या बजा रही है तो उत्तर होगा सितार कर्म। सकर्मक क्रिया के 2 भेद है, एक कर्मक और 2 कर्मक। एक कर्मक जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। माँ पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है।
द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को। छात्र सीख रहे हैं। इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित होते हैं। अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव फल या केवल कर्ता पर ही पड़ता है वहाँ कर्म की वहाँ संभावना नहीं होती, जिसे अकर्मक क्रिया जिसे आशास होती है। संरचना के आधार पर वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है के आधार पर किया जाने वाले भेद संरचना का आधार पर कहलाता है। इसके 5 प्रकार हैं। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, इस वाक्य में अन्य मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक दोनों क्रियाओं का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, उन्हें नाम धातु कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में प्रयुक्त जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे संज्ञा हाथी है, नाम धातु हत्या। संज्ञा हाथ जो है संज्ञा है, नाम धातु हत्या हो गई और क्रिया हो गई हथियाना। जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। अपना सर्वनाम, अपना नाम धातु अपनाना क्रिया। जैसे विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। प्रेरणार्थ क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य का संबंध नहीं कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे उसे प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गाँव में तालाब बनवाया, इसमें सरपंच ने कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित करके उनसे तालाब निर्माण का कार्य करवाया, अतः यहाँ प्रेरणार्थ क्रिया है। पूर्णकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त हुई हो तो उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अवयव या क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। बलवीर खेल कर पढ़ने बैठ गया, वे पढ़कर सो गया। इन वाक्यों में खेल मूल धातु कर एवं पढ़कर, पढ़ मूल धातु प्लस कर पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। इसमें से एक क्रिया का सम्मत होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु ते से इस पद का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, इसमें आते ही तत्कालिक क्रिया है। कृदंत क्रिया, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों का अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहते हैं। क्रिया चल, कृदंत क्रिया चलना, चलता, चलकर, लिख, लिखना, लिखता, लिखकर। काल के आधार पर जिस काल में क्रिया संपन्न हुई है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद हैं। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है वो भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वे विदेश चला गया, उसने बहुत मधुर गीत गाया। वर्तमानकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता की खेल रही है, विभिन्न पुस्तक पढ़ रहा है। भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे गार की छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। विशेषण, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। परिभाषा, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे नीला आकाश छोटी पुस्तक वह भला व्यक्ति में नीला छोटी एवं भला शब्द विशेषण है तथा आकाश पुस्तक एवं व्यक्ति विशेष्य। विशेषण के प्रकार, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषक, क्षण, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। गुणवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम आदि। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के निश्चित अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक जैसे एक, दूसरा, तीनों, चौगुना आदि एवं अनिश्चितवाचक जैसे कई, कुछ, बहुत, सब आदि। परिमाणवाचक
ऐसे शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा तोल या माप का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। संकेतवाचक ऐसे शब्द जो सर्वनाम किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं अथवा अर्थात संज्ञा की प्रकट विशेषता प्रकट करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि मूल रूप में ये सर्वनाम है इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को मत पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं, उस वाक्य में इस उस कोई शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है। व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि वे स्वयं संज्ञा शब्द है किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रहे हैं। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया आदि। इसमें बनारसी, कश्मीरी और बीकानेरी ऐसी सब संज्ञाएं जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। परविशेषण ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं परविशेषण कहलाते हैं। जैसे वे बहुत परिश्रमी है, चिल्लाती विनम्र लड़कियां, इन दोनों के परिश्रमी व विनम्र विशेषण है तथा बहुत अति परविशेषण है। विशेषण की रचना कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अवयव शब्दों साथ जुड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण, संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर विशेषण। से रंग एक संज्ञा है, इन से रंगीन बन गया विशेषण। राष्ट्र धन ये राष्ट्रीय, स्वर्ण धन इम स्वर्णिम, बनारस धन ई बनारसी। सर्वनाम विशेषण मैं धन एरा मेरा, तुम धनहारा तुम्हारा। क्रिया से विशेषण वंदन प्लस ये वंदनीय, लूट धन एरा लुटेरा, झगड़ धन आलू झगड़ा। अवयव से विशेषण बाहर धन ई बाहरी, पीछे धन ला पिछला। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को ही अवयव भी कहते हैं। अवयव का शाब्दिक अर्थ है नहीं वे यानी खर्चे परिवर्तन अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वह अविकारी अवयव शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब और आदि। अवयव के भेद क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ, वहाँ, बहुत आदि। जल्दी क्रिया विशेषण के मुख्यतः चार भेद हैं। कालवाचक ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तुम दिल्ली कब जाओगे। इन वाक्यों में आज, कब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण स्थानीय उदाहरण कल, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रत्यय आदि। स्थानवाचक ऐसे अवयव शब्द जिनसे क्रिया के गठन होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, यहीं, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। उदाहरण खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, रमेश यहाँ रहता है। रीतिवाचक ऐसे अवयव शब्द जो किसी क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं रीतिवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना। इसमें धीरे धीरे झटपट रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना उतना, अधिक कम कुछ, उतना ही भार उठा पाएगा, जितना चाहो ले लो, नदी में पानी बहुत अधिक बह रहा है। इन वाक्यों में उतना, जितना अधिक शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। समुच्चय बोधक ऐसे अवयव शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं समुच्चय बोधक विशेषण कहलाता है। समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही है, साथ ही विकल्प बताने, परिणाम, अर्थ या कारण बताने, विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे अवयव जिसके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं। जैसे संयोजक अवयव और, तथा, एवं। योजक अवयव या अथवा कोई, एक ही, चाहे, नहीं तो, ना की। विरोध प्रदर्शन पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन, परिणाम दर्शक, अतः, अतएव, सो, फलतः आदि। वैधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे अवयव जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं वैधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कारणवाचक क्योंकि, इसके, इसलिए, के कारण, चूंकि आदि।
उद्देश्यवाचक जो कि, ताकि आदि। संकेतवाचक यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब तक, तब आदि। स्वरूपवाचक कि, जो, अर्थात, मानो आदि। संबंधबोधक ऐसे अवयव जो संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य का दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, संबंधबोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है, इसमें की संबंध अवयव है। इसमें परसर की शब्द भी कहते हैं। इसके भेद इस प्रकार: कालवाचक आगे पीछे, पूर्व पश्चात उपरांत आदि। स्थानवाचक पास पीछे, ऊपर आगे, बाहर भीतर समीप। दिशासूचक तरफ और पार आसपास आदि। साधनवाचक द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, जबानी। निमित्तवाचक हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत। विरोधवाचक उल्टे, विपरीत, खिलाफ। सादृश्यवाचक समान, तुल्य, समभांति, जैसा। तुलना, सामने, बल्कि। विनय वाचक बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। संग्रह तक, मात्र, परंत्र, भर। हेतुवाचक सिवाय, लिए, कारण, वास्ते। विस्मयाद बोधि अवयव ऐसे अवयव सब जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। मनोभावों के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। अतः हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि ये भाव सूचित करने वाले अवयव को विस्मयाबोधि बोधक कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हाय, अच्छा, छी, वाह आदि। हर्ष सूचक आह, वाह, शाबाश, बहुत खुश। सोचो, आय, हाय, हाय, ओ, उफ, राम, राम आदि। भाई सोचो, अरे बाप रे। आश्चर्य सूचक क्या है आदि। तिरस्कार, छी, हट, थिक आदि। अभिवादन नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई, नमस्कार। चेतावनी सुन, होशियार, खबरदार, सावधान। कृतज्ञतावाचन धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। सकारात्मक, नकारात्मक हाँ, जी, हाँ, नहीं, जी, नहीं, ने आदि। यह आगे आपके अभ्यास प्रश्न। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अध्याय 5 पद परिचय।